अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करते हैं म्यूकस बलगम के मुतालिक। गले में बलगम क्यों आता है, कहाँ से आता है और इसको परमानेंटली ठीक कैसे किया जा सकता है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होना। बात करते हैं इलाज पर और 3 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से ये होता है। आज समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जिसके बाद इंशाल्लाह आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मोहतरम ख़वातीन उस्ताद, जब आप लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना, ख़ासकर जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं जिससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। इन्फेक्शन ख़त्म तो हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म होने के साथ साथ बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके जिस्म में मौजूद जो फ्रेंडली जरासीम होते हैं उसको ख़त्म कर देता है और ये आपके मुदाफ़ियाती जो निज़ाम होता है उसको कमज़ोर कर देता है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देता है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में फंगस की जो ग्रोथ बढ़ने लगती है। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, यकीनन आप इसके मुतालिक जानते होंगे, ये हमारे जिस्म में नेचुरली इस फंगस की जो ग्रोथ है ना उसको रोकते थे। लेकिन जब ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ये जो फंगस है ये पूरे जिस्म में फैल सकती है। इसके साथ साथ ये साइनसिस की प्रॉब्लम बनती है। साइनसिस ऐसी कंडीशन जिसमें आपके नाक की कैविटीज़ में स्वेलिंग हो जाती है, ये सर दर्द, बहती हुई नाक या बंद नाक की वजह बनता है। तो एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करते करते आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं। अब आपको सहारा लेना पड़ता है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स का, जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। एक एक करके इन सब पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन हैवी मेडिसिन्स के बगैर आप अपने गले में आने वाली बलगम से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 पे है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें मैदे और खुराक की नाली के दरमियान मौजूद वाल्व बंद नहीं हो पाता और मैदे का तेज़ाब बार बार खुराक की नाली में आता है। ये इरिटेशन करता है, सोजिश करता है और गले में रेशे की वजह बनता है। बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। बार बार इंसान ऐसे ही करता रहता है। बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हो जाते हैं और उन्हें डॉक्टर एंटासिड्स का इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं। असल में ये मसला मैदे की तेज़ाब कम होने की वजह से है। कम स्टमिक एसिड इस वाल्व को बंद ही नहीं कर पाता और एसिड आपकी खुराक की नाली में चला जाता है। इसके मुतालिक भी वीडियो बन चुकी है तफसील से हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं। इसके लिए जो एंटासिड्स कैप्सूल दिए जाते हैं जिसे आप खाने से पहले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर मतलब कि सेब के सिरके को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो ये आपके मैदे की पीएच को बैलेंस करता है, एसिड के लेवल को बैलेंस करता है। आप लोग एंडोस्कोपिक जैसे जो महंगे महंगे इलाज है उसकी तरफ जा सकते हैं डिटेल में, अगर आप अपनी बॉडी की कंडीशन के मुतालिक जानना चाहते हैं। उससे पहले ये आसान सस्ता इलाज ज़रूर कीजिएगा। एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से फ़ायदा उठाते हैं। एसिड रिफ्लक्स का जो शिकार होते हैं वो खाना खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग, बदहज़मी का शिकार नज़र आते हैं। दूसरी वजह की बात करें तो पोस्ट नेज़ल जो ट्रिपिक वजह हो सकती है। पोस्ट नेज़ल ट्रिपिक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नाक की कैविटीज़ के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपक रहा होता है और आपको खांसी करने में मजबूर करता है। वायरल, बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है और ये उन बायोफिल्म्स की वजह से होता है जो हमारे फ्रेंडली जरासीमों ने एंटीबायोटिक से बचने के लिए बनाई हुई होती है। बॉडी फ्रेंडली जो जरासीम होते हैं वो कॉलोनीज़ बनाकर रखते हैं, अपने इर्द गिर्द वो ढाल सी बना लेते हैं। ठीक है, ये ढाल इन फ्रेंडली जरासीम को जिसम में आने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती है उससे बचाती है। अगर ये ऐसा ना करे तो आपकी खाई जाने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं इन फ्रेंडली जरासीमों में और जो असल जरासीम होते हैं उसमें फ़र्क ही नहीं कर पाती, तो इन सब को मार देती हैं। तो एक और वजह है क्लासिफिकेशन। दांतों में टार्टर्स जमने की वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लोग इसे एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश करते हो ना तो ये मज़ीद बिगड़ जाता है और आप फील करते हैं कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स ली हैं कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, तो उसके बाद यह मसला और बढ़ना शुरू हो गया है। आपके हलक में हर वक्त रेशा टपकता है, रात में आप स्नोरिंग करते हैं, आपको खराटे आते हैं, आपका सांस ठीक से नहीं आता, आपको सांस में तंगी होती है जिसकी वजह है फंगल ग्रोथ, बायोफिल्म से होती है, फ्रेंडली जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ख़त्म होना। देखिए, ये जो फ्रेंडली जरासीम होते हैं ये एंटीबायोटिक्स खाने से अपने इर्द गिर्द जो बायोफिल्म्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बायोफिल्म
फिल्म स्लाइमी होती है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और नतीजे में ज़्यादा रेशा पैदा करने लगते हैं। अगर आपका रेशा येलोइश है, ग्रीनिश है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में रेशा साफ़ रंग का ट्रांसपेरेंट होता है, साफ़ होता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट भी नहीं है। कभी आप दोनों इन्फेक्शन का इकट्ठा भी शिकार हो सकते हैं। तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये अगर प्रॉब्लम सीवियर नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्यूशन से जो नॉर्मल सॉल्ट वाटर है उससे गरारे कर सकते हो। सॉल्ट वाटर से नेज़ल रिंस कर सकते हो, नाक को अच्छे से धो सकते हो। इसके लिए मार्केट में नेज़ल रिंस जो बोतल्स होती हैं कि एक नतने से पानी डाला और दूसरे नतने से उसको निकाला, ठीक है। ये बहुत सारी इस पर भी वीडियोज़ होती हैं जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे नेज़ल जो रिंस करना है। सॉल्ट, नमक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। नमक में जरासीम मारने की सलाहियत होती है। माइल्ड इन्फेक्शन को ये क्योर करता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये जो नमक वाला पानी है इसे आप घर में बना सकते हैं, जिसमें आप आधा चम्मच नमक लें 1 कप नीम गर्म पानी में, उसमें मिक्स कीजिए और अपने नाक को अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करें, ठीक है। एक और बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव तरीका जिसमें आपको बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करना होता है। नेज़ल रिंस के लिए बेबी शैम्पू का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। आम शैम्पू क्यों इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो नाक में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, सोजिश का बायस बन जाते हैं। तो इसमें आप 2 चम्मच जो है बेबी शैम्पू 4 कप पानी में मिक्स कर लीजिए, नीम गर्म पानी में, और इसको दिन में 3 से 4 बार नाक में गरारे कीजिए। नाक को अच्छी तरह से धोइए। ये सेंसिस में जो रेशा जम जाता है उसको डिल्यूट करता है, उसको लूज़ कर देता है और उसको निकाल देता है। अगर आप इन दोनों का कम्बिनेशन, मतलब बेबी शैम्पू वाले पानी में अगर आप थोड़ा सॉल्ट भी डाल लेते हैं तो ये और भी इफेक्टिव हो जाता है। पायोडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पायोडीन का एक हिस्सा और एक हिस्सा पानी लेकर, मतलब 50% वाटर के साथ डिल्यूट कर लें और कॉटन बड से आप नथनों में अच्छी तरह से लगाएं, ठीक है। आयोडीन भी बहुत ज़बरदस्त एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश है। इससे पानी के साथ मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये इरिटेशन नहीं करता, जलन नहीं करता, स्वेलिंग नहीं करता, और जो बाकी मिक्सर बन जाता है, बच जाता है, उसे आप गार्गल कर सकते हैं, और वो भी हर 12 घंटे के बाद। 30 सेकंड तक ये पानी गले की पिछली तरफ रखें और फिर थूक दीजिए। ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है और 1-2 बार करने के बाद आप खुद को बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। ये जो आलूदगी होती है माहौल की, ये भी गले में जो रेशे की वजह बनती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा बनाना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए फास्टिंग कीजिए, रोज़ा रखिए, लंबा रोज़ा रखिए, खुद को भूखा रखिए। फूड एलर्जी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कॉमन फूड एलर्जी है डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल। दूध, मलाई, लस्सी वगैरह से बचें, चीनी से बचें, ये इन्फ्लेमेशन करती है, ठीक है। लहसुन को आप अपनी खुराक में शामिल कर लीजिए। कच्चा लहसुन, देसी लहसुन खाने के साथ खाइए। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को तगड़ा बनाता है। अब आपको जानना है कि क्या मैदा इसकी वजह है, ये जो रेशा आ रहा है, या नाक से टपक रहा है या हलक से आ रहा है। तो आपको बताने का यही मकसद था कि अगर आपको रेशा गिरने की शिकायत है, आपको जिस्म में जो गले में बलगम की प्रॉब्लम है, तो इन तीनों वजूहात में से किस वजह से आपके गले में बलगम आ रहा है, आप इसको समझ सको और आप अपना इलाज कर सको। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।